Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of sales management. In today's lecture, we will discuss upon the topic factors determining the structure of sales organization. यानी कि जब कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज अपने सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिसाइड करती है तो इसके रिगार्डिंग इसे किन किन पर्टिकुलर फैक्टर्स को डिटरमाइन करना होता है। हम उन पर्टिकुलर मेन फैक्टर्स को आज के लेक्चर में कवर अप करेंगे। द मेन फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स ऑर्गेनाइजेशन आर एज फॉलोज। द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस रेफरेंस इज नेचर ऑफ प्रोडक्ट। दिस पर्टिकुलर फैक्टर occupies a key position in determining the structure of sales organization। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है इस पर्टिकुलर फैक्टर का, क्योंकि प्रोडक्ट के नेचर के बेसिस पर डिसाइड होता है कि किसी भी पर्टिकुलर एंटरप्राइज में सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ जो कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है जो डेली बेसिस पर यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि ऑयल, घी, क्लॉथ, कॉस्मेटिक्स, सोप, ऐसे बहुत सारे आइटम्स होते हैं जिनको कंज्यूमर्स डेली बेसिस पर कंज्यूम करते हैं। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इस टाइप के कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है तो इसको इनकी लार्ज क्वांटिटीज़ को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को रिपीटेड वे में परचेज किया जाता है। और इसी वजह से जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा और लार्ज सेल ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, क्योंकि लार्ज डिमांड रहेगी मार्केट के अंदर और उस लार्ज डिमांड को कंप्लीट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्प्लेक्स और लार्ज सेल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश करना ही पड़ेगा। जबकि अगर मैं लग्जरी आर्टिकल्स की बात करूं, जैसे कि मोटर कार्स, कलर टीवी, एसी और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं इसके अंदर जो कंसीडर किए जा सकते हैं, तो इनकी जो डिमांड होती है वो हार्डली रिपीटेड होती है, क्योंकि एक बार इन लग्जरी गुड्स को या फिर ड्यूरेबल गुड्स को परचेस कर लेता है कंज्यूमर तो एक लॉन्ग पीरियड के बाद ही इनको रिपीट करता है, यानी कि परचेजिंग को फॉलो किया जाता है। तो इस केस में एक स्मॉल सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को ही प्रॉपरली फोकस किया जाता है। दैट इज क्लियर। ऐसी बात करते हैं हम पेरिसेबल टाइप के प्रोडक्ट्स की। पेरिसेबल मतलब जिनको आपने कंज्यूम किया और उनका एग्जिस्टेंस फिनिश, अ वेरी शॉर्ट पीरियड लाइफ इज देयर ऑफ सच टाइप ऑफ गुड्स, जैसे कि फिश, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये क्या है? दीज ऑल आर द पेरिसेबल प्रोडक्ट्स। तो इन पेरिसेबल प्रोडक्ट्स के केस में किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को एक लार्ज सेल फोर्स को अरेंज करना पड़ेगा, और वो भी एक प्रॉपर क्लोज सुपरविजन के साथ में। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो इस तरीके से जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट है वो डिसाइड करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन को अपना सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉलो करना है। दैट इज क्लियर। नाउ कम टू द सेकंड वन। द सेकंड factor is price of product. It is also one of the very important factor while we are going to decide the sales organization structure. एग्जाम्पल के तौर पर हम कॉस्टली आर्टिकल्स की बात करते हैं, जैसे कि मोटर कार्स हैं, एसी, फ्रिज, ये सब क्या होते हैं? ये सब कॉस्टली प्रोडक्ट्स हैं और इसी वजह से इनको स्मॉल सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर फोकस किया जा सकता है, क्योंकि लार्ज क्वांटिटी में सेल नहीं होती है इनकी, कॉस्टली आर्टिकल्स हैं तो स्मॉल वे में इनको परचेज किया जाता है, लिमिटेड क्वांटिटीज इनकी सेल होती है मार्केट के अंदर। तो इसी वजह से एक स्मॉल सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर इनको प्रॉपर्ली मार्केट में सेल किया सकता है। जबकि अगर हम उन प्रोडक्ट्स की बात करें जो कंपैरेटिवली चीपर होते हैं, लेकिन चीपर होने की वजह से इनको डेली बेसिस पर यूज किया जाता है, तो इन कॉस्टली आर्टिकल्स के कंपेरिजन में इन चीप प्रोडक्ट्स के लिए लार्ज सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश करना ही पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो पर्टिकुलर यूज होता है वो अगेन एंड अगेन होता है, जैसे कि वेजिटेबल, घी, क्लॉथ, सोप, बिस्किट्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। तो इनके रिगार्डिंग एक प्रॉपर लार्ज सेल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ता है। द वेरी थर्ड फैक्टर इज नेचर ऑफ मार्केट। इसको भी कंसिडर किया ना बहुत जरूरी होता है जब सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिसाइड किया जाता है। ऐसा क्यों है? इसके लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कंपनी इस टाइप के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है जो लोकल मार्केट में कंज्यूम किया जाता है और लोकल मार्केट में ही इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है, जैसे कि वेजिटेबल्स हैं।
तो इस केस में सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को आपको बहुत सिंपल वे में फॉलो करना है, और स्मॉल लेवल पर अगर आप सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फोकस करोगे तो उसके बेसिस पर आप अपनी वर्किंग को फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर कंपनी इस टाइप से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है कि या फिर उसको मार्केट कर रही है कि वो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल मार्केट को भी कवर अप कर रही है, तो नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट को कवर अप करने की वजह से इसको कॉम्प्लेक्स और लार्ज सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को कवर अप करना पड़ेगा, क्योंकि अब इसे वाइड अप्रोच को फोकस करना है। लोकल मार्केट में इसकी अप्रोच लोकल बेसिस पर लिमिटेड होती है, लेकिन नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी अप्रोच वाइड रेंज में होती है, और उसी वजह से इसको कॉम्प्लेक्स और लार्ज सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली फोकस करना ही होगा। नेक्स्ट फैक्टर इज द साइज ऑफ द एंटरप्राइज। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है किस टाइप का होना चाहिए, ये एंटरप्राइज के साइज पर भी डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लार्ज एंटरप्राइजेस की बात करूं, जैसे कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, इनके केस में इन्हें एक लार्ज और कॉम्प्लेक्स सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फोकस करना ही होगा, क्योंकि इनका साइज क्या है, बिगेस्ट है, और अपने साइज के अकॉर्डिंग इनको सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को भी लार्ज वे में फोकस करना होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये अपने ऑपरेशंस को प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जबकि अगर मैं स्मॉल एंटरप्राइज की करूं जिनके ऑपरेशन एरियाज लिमिटेड होते हैं, तो ये सिंपल और स्मॉल सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी अपनी वर्किंग को फोकस कर सकते हैं। दैट इज क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट फैक्टर इज द सेल्स पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की सेल्स पॉलिसीज को अडॉप्ट कर रही है, इस पर भी बहुत हद तक डिपेंड करता है कि उसको किस टाइप के सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फोकस किया जाना चाहिए। मान लीजिए मैं एक एंटरप्राइज की बात करता हूं जो एग्रेसिव सेल्स पॉलिसीज को अडॉप्ट करती है, और एग्रेसिव सेल्स पॉलिसीज तभी अडॉप्ट की जाएंगी जब इसके पास वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी होगी और वाइड मार्केट में ये अपने ऑपरेशंस को फॉलो कर रही होगी। तो उस केस में इसको लार्ज, कॉम्प्लेक्स और एक्सटेंसिव सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं ऐसी एंटरप्राइज की जो कोल्ड सेल्स पॉलिसीज को फोकस कर रही है, यानी कि सेल्स के रिगार्डिंग उसकी पॉलिसीज बहुत नॉर्मल है, तो उस केस में कंपैरेटिवली एक स्मॉल और सिंपल सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी वर्किंग को फोकस किया जा सकता है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स पॉलिसीज डिसाइड करेगी कि जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो लार्ज होगा या फिर वो स्मॉल और सिंपल होगा। दैट इज क्लियर। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को या सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिसाइड करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जस्ट टॉक अबाउट द एंटरप्राइजेस विच सेल देयर प्रोडक्ट्स थ्रू मल्टीपल शॉप्स और मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, देन दे रिक्वायर अ लार्ज, कॉम्प्लेक्स एंड एक्सटेंसिव सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अगर हम उस एंटरप्राइज की बात करें जो अपने प्रोडक्ट्स को मल्टीपल शॉप्स या फिर मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के बेसिस पर सेल कर रही है, तो उस केस में उसे अपने सेल्स फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए लार्ज, कॉम्प्लेक्स और एक्सटेंसिव सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डेवलप करना ही होगा। उसके अगेंस्ट में हम उन एंटरप्राइजेस की बात करें जो अपने प्रोडक्ट्स को होल सेलर्स के बेसिस पर सेल कर रही हैं, यानी कि उन्होंने एक ट्रेडिशनल सेटअप को फोकस कर रखा है, होलसेलर्स से रिटेलर्स और रिटेलर्स से कंज्यूमर्स तक। तो उस केस में कंपैरेटिवली एक स्मॉल और सिंपल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डेवलप करने से ही वर्किंग को या सेल्स को प्रॉपर्ली फोकस किया जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को एंटरप्राइज के द्वारा फोकस किया जाता है। लार्ज लेवल पर मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के बेसिस पर एक लार्ज सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, जबकि अगर स्मॉल या फिर फ्यू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स को फोकस करके सेल किया जा रहा है तो एक स्मॉल और सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से ही वर्किंग को आगे बढ़ाया जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द फाइनेंस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। फाइनेंस, कितना फंड अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन के पास, रिसोर्सेज की स्ट्रेंथ क्या है ऑर्गेनाइजेशन के पास। अगर मैं उस एंटरप्राइज की बात करूं, मैन्युफैक्चरर की बात करूं जिसके पास लार्ज कैपिटल अवेलेबल है, ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, ये रिटेलर्स का यूज करते हुए भी अपने गुड्स को सेल कर सकता है, और उसके साथ साथ अगर वो कंज्यूमर को डायरेक्टली प्रोडक्ट सेल करना चाहे तो भी वो एक सेल्स फोर्स का प्रॉपर स्ट्रक्चर डेवलप करते हुए ऐसा कर सकता है, क्योंकि उसके पास लार्ज क्वांटिटी में रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है। और अगर वो प्रॉपर सेल्स
फोर्स का अरेंजमेंट करता है तो इसको लार्ज सेल्स फोर्स को अरेंज करना पड़ेगा। तो उस केस में इसको लार्ज और कॉम्प्लेक्स सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग ही इसे अपनी सेल्स की अरेंजमेंट को फोकस करना होगा। जबकि अगर मैं बात करता हूं ऐसे मैन्युफैक्चरर की जिसके पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी या कैपिटल की अवेलेबिलिटी लिमिटेड है, तो उस केस में वो केवल होलसेल पर प्रॉपर ट्रस्ट करेगा, यानी कि वो होलसेलर के बेसिस पर अपने सेलिंग फंक्शन को प्रॉपरली फोकस करेगा, क्योंकि उसके पास अपनी सेल्स फोर्स को क्रिएट करने के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज की या फंड की अवेलेबिलिटी नहीं है। इसी वजह से ये होलसेल फंक्शन पर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाएगा। और इस तरीके से इसे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को फोकस नहीं करना है। एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बेसिस पर ये अपनी सेल्स को आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि ये बाकी और जो वेज हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को फॉलो करने के, उनको ये अफोर्ड नहीं कर सकता है। दैट इज क्लियर। एंड द नेक्स्ट वन इज द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर हम उस एंटरप्राइज की बात करें जो लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को डिफरेंट वैरायटीज के साथ में मार्केट में अवेलेबल करा रही हैं, जैसे कि HUL के पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और लार्ज वैरायटीज अवेलेबल हैं हर प्रोडक्ट के रेफरेंस में। प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, पार्ले, पेप्सिको, सैमसंग, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स के साथ में मार्केट में अवेलेबल हैं। तो वैरायटीज़ बहुत सारी होने की वजह से इन्हें क्या करना पड़ता है, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एक लार्ज कॉम्प्लेक्स और एक्सटेंसिव सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ता है, क्योंकि बिना लार्ज सेल ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप किए हुए ये अपनी लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो डिफरेंट वैरायटीज़ के साथ में अवेलेबल हैं उनको प्रॉपरली सेल नहीं कर सकती। इसी वजह से इनको लार्ज सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फोकस करना होता है। और अगर मैं बात करता हूँ उन एंटरप्राइजेस की जो केवल कुछ ही प्रोडक्ट्स बना रही हैं, 1 या 2 प्रोडक्ट्स बना रही हैं, तो उस केस में इनको सिंपल और स्मॉल सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फोकस करना सफिशियंट रहता है। इन्हें जरूरत नहीं है लार्ज सेल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डेवलप करने की, केवल सिंपल और स्मॉल सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर ये अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कंज्यूमर्स तक अवेलेबल करा सकती हैं। ओके, so these all are the different factors which must be considered by any of the enterprise while establishing its sales organization structure. Okay, thank you.